बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज था और सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखे हमने फाइनेंसर्स के, जिसकी वजह से हंड्रेड इंडेक्स की क्लोजिंग 1094 पॉइंट्स की सतह पर हुई। 61,500 पॉइंट्स की नफसाती हद पर हंड्रेड इंडेक्स की क्लोजिंग आज देखने में आई। सियासी हलचल ने स्टॉक मार्केट को काफी धचका पहुंचाया था। तमाम कल सियासी जमातों की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नई हुकूमत क्याम में आने वाली है और उसका एक मुस्बत असर हमने स्टॉक मार्केट में आज देखा। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे। फाइनेंसर्स और ब्रोकर्स ने खुलकर खरीदारी की। स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। 1000 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट बंद हुई। मार्केट का आगाज भी ग्रीन जोन के साथ हुआ था। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कंपनीज की, तो 240 कंपनीज के शेयर्स में हमने आज तेजी देखी और सिर्फ 84 कंपनीज के शेयर्स में हमने कमी देखी। ओवरऑल 1.81% हंड्रेड इंडेक्स इंक्रीज हुआ। 36 करोड़ 27 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ। मजमूई तौर पर अगर मैं सेलेक्टेड स्टॉक्स की बात करूं तो बैंकिंग, फर्टिलाइजर, आईटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। आज इंट्राडे में हाई लेवल हंड्रेड इंडेक्स का था 61,600 और लो लेवल था 60,900। खुशाइन बात है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं और आइंदा आने वाले दिनों में अगर हुकूमत बनती है, जितनी जल्दी बनेगी और जितनी जल्दी हम IMF की तरफ जाएंगे उतनी मार्केट तेज़ होगी और मार्केट के लिए अच्छा है। इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट की बात करूंगा तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर आज उतार चढ़ाव का शिकार रहा। मार्केट का जब आगाज़ हुई इंटरबैंक की तो डॉलर बढ़ा, लेकिन ट्रेडिंग के दौरान भी डॉलर में हमने कमी देखी। 7 पैसे की 279.57 पैसे से घटकर डॉलर 279.50 पर ट्रेड होता हुआ देखा गया। ओपी मार्केट में डॉलर 282 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 282 रुपये 32 पैसे का हो गया है। आइंदा आने वाले दिनों में अगर रिजर्व्स हमारे नहीं बढ़ते तो डॉलर मजीद बढ़ेगा और रुपया मजीद कम होगा, क्योंकि हमने इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ करनी है। इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर होता है और इंपोर्ट बिल की अदायगियों में सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम मसूआत का होता है और पेट्रोलियम मसूआत के इदाद-ओ-शुमार जो इंपोर्ट के हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कमी हुई है। और खुशाइन बात है, जब बिजली महंगी होगी तो जाहिर सी बात है बिजली के इस्तेमाल में कमी आएगी और फ्यूल जिस तरीके से महंगा हो रहा है तो लोग अल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, सोलर की तरफ जा रहे हैं, तो उससे हमारी खपत में कमी हुई है। और दिसंबर 2023 के मुकाबले में जनवरी 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत का जो इंपोर्ट बिल है वो 15% कम हुआ है। जनवरी 2024 में 1 अरब 32 करोड़ 70 लाख डॉलर की पेट्रोलियम दरामद थी, जो एदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आया है। दिसंबर 2023 में 1 अरब 55 करोड़ 20 लाख डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। जनवरी 2024 में खाम तेल 13% इजाफे से 36 करोड़ 60 लाख डॉलर इंपोर्ट हुआ। जनवरी 2024 में LNG 83% इजाफे से 44 करोड़ 50 लाख डॉलर इंपोर्ट हुई। रवा माली साल 7 माह में 9 अरब 33 करोड़ 20 लाख डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत हमने इंपोर्ट की हैं। आइंदा आने वाले दिनों में अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होता है, बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा, तो ऑब्वियसली जो इंपोर्ट बिल है वो हमारा कम होगा, क्योंकि हम जो इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गया है और इसका एक मुस्बत असर हमारे इंपोर्ट बिल पर आ रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में हमने सोलर पैनल को यकीनन तरजीह देनी होगी। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम में बताऊँगा कि IT सेक्टर बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में बूम कर रहा है। IT एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ रही है और IT एक्सपोर्ट के बढ़ने से हमारा जो रिज़र्व है वो बेहतर होगा। जब हम IT एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली डॉलर्स हमारे रिज़र्व में जमा होंगे, लेकिन क्या हमारी IT एक्सपोर्ट जितनी बढ़नी चाहिए उस हिसाब से बढ़ रही हैं? हमने IT एक्सपोर्ट पर इतना लेट फोकस क्यों किया? ICT सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमें कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं? स्टेट बैंक और FBR का क्या किरदार होना चाहिए? स्टार्टअप लेवल पे हम कहाँ पे जा रहे हैं? IT जो एजुकेशन है, इस हवाले से हुकूमत की क्या प्लानिंग है? जो नंबर्स आए हैं वो तो बहुत अच्छे आए हैं कि हमारी IT एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन क्या हम 5 अरब डॉलर तक अपनी IT एक्सपोर्ट को ले जाएंगे? इन तमाम पॉइंट्स को मैं आज प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सऊदी अरब का एक वफ्द आने वाला है कराची, और ये एहलियान कराची के लिए जो आज़मीन हज है उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है कि रोड टू मक्का के नाम से एक मंसूबा शुरू होने वाला है और सऊदी हुक्काम बहुत जल्द कराची आएंगे और वो यहाँ पे दौरा करेंगे और पे खुशखबरी सुनाएंगे। और वो ये खुशखबरी ये होगी कि इस मंसूबे के तहत आज़मीन हज को जद्दा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहले ही सहूलत मौजूद है, अब कराची से भी ये सहूलत का आगाज़ हो जाएगा। 26 फरवरी को ये उम्मीद की जा रही है कि सऊदी हुक्काम कराची एयरपोर्ट पर आएंगे। इस हवाले से हम प्रोग्राम में आपको खबर देंगे। IT एक्सपोर्ट के हवाले से, ICT के नंबर्स के हवाले से और कराची के जो रहायशी हैं उनके लिए आज़मीन हज
के हवाले से जो एक मंसूबा शुरू हो रहा है रोड टू मक्का, इन तमाम पॉइंट्स को हम अपने प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त ब्रेक पर हम जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर हम आपको ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान के आईटी एक्सपोर्ट पे हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। खुशहाल बात है कि हम अपनी आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दीगर ममालिक से बहुत पीछे हैं। $5 अरब एक साल में क्या हम अपनी आईटी की एक्सपोर्ट को लेकर जा सकेंगे? इन तमाम पॉइंट्स पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं नुमान सईद, CEO हैं एसआई ग्लोबल सोल्यूशंस के। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आईटी एक्सपोर्ट पे हम जाएंगे, $5 अरब के हिस्से को हम अबूर कर पाएंगे? क्या समझते हैं इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क में, क्या हम इस आईटी के टारगेट को अचीव कर लेंगे? देखिए, किया जा सकता है, बल्कि इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। आपको ग्रास रूट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे पूरा सिलेबस बनाना होगा ताकि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो डिलीवर कर सकें, नंबर 1। और ये जो करिकुलम है ये ऑल ओवर पाकिस्तान एक ही होना चाहिए। नंबर 2 ये है कि इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है जी। अगर आपकी इंटरनेट आउटेज होती है स्टडी के मुताबिक तो तकरीबन 1.7 बिलियन रुपीस पर डे का लॉस होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी काम करना होगा, बिकॉज हमारे पॉलिसीज बहुत सारी होती हैं लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट इतनी नहीं है। अब मिसाल के तौर पर इंटरनेट जो है अक्सर घरों में दो लगे हुए हैं जी। और जो सर्विस देनी चाहिए उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस जो फ्रीलांसर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड करना चाहिए, उनके लिए फैसिलिटेशन होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और अच्छे लेवल के ऊपर काम कर सकें। गुज़िश्ता हुकूमतों ने आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से कोई खातिर ख्वाह पॉलिसी नहीं बनाई, तो आप समझते हैं कि उबरी हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है, जो मौजूदा इस वक्त वफाकी वजीर आईटी हैं उमर सैफ, उनकी काविशें बड़ी अच्छी हैं, तो आइंदा आने वाली हुकूमत उसको कैरी ऑन करेगी या आप समझते हैं कि इसमें तब्दीली हो जाएगी? देखिए, पॉलिसी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है और एसआईएफसी पे ऑलरेडी काम कर रहा है, तो एसआईएफसी को चाहिए कि वो अपना काम इसी तरह रखे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने किसी और चीज़ ने काम नहीं किया। आईटी के अंदर जो है वो कोविड के ज़माने में भी काम शुरू हुआ और उस पर आप देखेंगे अब आपको शुरू हो गई। उमर साहब चूँकि खुद इस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्होंने इसको मज़ीद आगे लेके गए, लेकिन पॉलिसी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, इसके अंदर जो मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी कहता हूँ, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अभी भी बहुत पीछे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जब हम कॉम्पीट करते हैं जी, तो हमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। प्लस आपके पास 23,000 से 25,000 ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, तो मेरा ख्याल है हार्डली 3 to 5% जो बच्चे हैं उसमें से जॉब पे जाते हैं, बाकी सारे जॉबलेस होते हैं या कुछ और उनके जरिए मार्च बनता है। तो हमें ये रीस्ट्रक्चर ताकि बच्चे जो है हमारी वर्कफोर्स के अंदर शामिल हो सकें। नुमान साहब, हम लोग आईटी डिप्लोमा करवा रहे हैं बराबर वाले मुल्कों में। इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि वो आईटी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपनी आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो जाते हैं और फिर वो कमा कर लाते हैं रेमिटेंसेस। हम लोग इसके ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है नहीं करे, शुरू किया। देखें, अभी बात सारी ये है कि हमारे यहाँ ये होता है कि जो चीज शुरू हुई उसको बस बढ़ा चढ़ा के शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। देखें, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है, बट हर चीज को एक टाइम लगता है स्ट्रक्चर में आने के लिए। लेकिन जिस एरिया पे काम करने के लिए जरूरत है उसमें ये है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी होना। या आपको लगता है कि हम पॉलिसी बना लेंगे आईटी की? आपको लगता है कि हम $5 अरब से ऊपर चले जाएंगे आईटी की एक्सपोर्ट को लेकर? जाया जा सकता है। देखिए, बात सारी है कि जब पॉलिसी बना रहे हो तो उसमें स्टेक होल्डर्स सबका होना जरूरी है। आईटी कंपनीज हों, रेगुलेटर्स हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो साथ हो। नुमान साहब, मुझे एक बात बताएं, हम लोग सॉफ्टवेयर के हवाले से
बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अभी तक हमने स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग के लिए मेड इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, हमने ट्रैवलिंग के लिए कोई अपना मेड इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। क्यों हम सॉफ्टवेयर के मैदान में इतना पीछे रह गए? देखें, सॉफ्टवेयर में बहुत पीछे हम नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि उस लेवल का काम नहीं कर सके। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब बच्चे ग्रेजुएट करके आते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप होता है, उनको साल 2 साल लगते हैं सीखने के अंदर। उसके बाद फिर वो कहीं जाके इस काबिल होते हैं कि वो ये काम कर सकें। अगर पहले से हमारे एकेडमिक्स इस तरह के हों तो हमें इससे बड़ा फायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उनसे भी सीख सकते हैं। और रहा सवाल बाकी डिप्लोमास का और कोर्सेज का, ये जब फायदा होगा जब आप बाकायदा इसको एक रिकग्नाइज तरीके से एक अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में एक करिकुलम हो। ये नहीं कि सिंध में एक अलग करिकुलम है, पंजाब में अलग है, केपी में अलग है, कोयटा में अलग है। तो इससे बड़ा जब ये आप कर लेंगे, ये बेसिक चीज है। जब तक आप बेसिक सही नहीं करेंगे, इमारत कैसे खड़ी होगी? पिलर ही नहीं है तो बगैर पिलर से इमारत तो नहीं खड़ी हो सकती ना। बेसिक को हमने इम्प्रूव करना है। जी देखिए, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी जहाँ तक आपने सॉफ्टवेयर की बात की, स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपको सुन के हैरानगी होगी कि जो सऊदी अरब के स्टॉक एक्सचेंज और दुबई स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें पाकिस्तानियों ने ही वो मिलकर सॉफ्टवेयर बनाया है। पाकिस्तान ने ही तो ट्रेडिंग का ऐसी सॉफ्टवेयर बनाया है। जी 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 उस पर ट्रेडिंग हो रही है दुबई के अंदर, और सऊदी अरेबिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की सॉफ्टवेयर जो है वो पाकिस्तानी कंपनी ने नहीं बनाया है, पाकिस्तानियों ने मिलकर बनाया है। और वो फर्स्ट क्लास चल रहा है और कई सालों से चल रहा है। तो ये कोई वजह नहीं कि यहाँ नहीं हो सकता। हर चीज यहाँ हो सकती है, लेकिन बात रुकावट क्या है? रुकावट क्या आती है? रेगुलेटर की तरफ से प्रॉब्लम आती है, स्टेट बैंक एफबीआर की तरफ से प्रॉब्लम आती है, फ्रीलांसर क्यों अपने आप को गैर महफूज समझता है? आईटी जो है वो इनोवेशन का काम है। आईटी इनोवेशन के बगैर चल नहीं सकती। एंड आईटी इज ऑल अबाउट यूथ। जब तक आप इनकी एंगेजमेंट नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं। और रहा सवाल, मैंने कहा ना कि स्टेट बैंक और ये सारे एक थिंक टैंक बनाना पड़ेगा आपको। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हो, फेडरेशन भी हो, बाकी सारे लोग भी हों, ताकि आप एक कंसेंसस बना के कहीं से स्टार्ट लें कि यार अगले 5 महीने में हमने ये करना है, इस साल में हमने ये डिलीवर करना है। हम मुख्तलिफ टूर्स करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, एमओयू साइन करते हैं, लेकिन उसकी कन्वर्जन को चेक एंड बैलेंस करना जरूरी है। इंटरनेट सप्लायर्स के ऊपर भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। रेगुलेटर का होना बहुत जरूरी है इसमें जी, क्योंकि हमारी आईटी के अंदर रेगुलेशन सिर्फ खाली रेगुलेशन इसलिए नहीं कि वो पुलिस फोर्स की तरह काम करे, बल्कि वो सपोर्टिंग रोल क्रिएट करे, ताकि इससे देखिए आईटी को पूरी दुनिया के अंदर जो है सपोर्ट दी जा रही है। और आपके पास दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं टॉप 10, उसमें तमाम 70% आईटी से रिलेटेड है। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम फॉर। बहुत शुक्रिया नुमान सईद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आईटी सेक्टर को अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए एक मरबूत और मजबूत हिकमत अमली पर काम करना होगा। उबूरी सेटअप ने आईटी की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर इकदाम उठाए। आइंदा आने वाली हुकूमत आईटी एक्सपोर्ट को किस जाविये से लेके चलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि हम अपनी आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का अज़म कर चुके हैं। SIFC इंतहाई मुतारिक है और हम आईटी एक्सपोर्ट को $5 अरब तक ले जाने की कोशिश करेंगे। या वक्त ब्रेक का हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं परवेज इफ्तिखार, ICT एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान का आईटी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत सारे ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। $5 अरब हम अपनी आईटी एक्सपोर्ट को लेकर जा पाएंगे? कौन कौन सी हर्डल्स हैं? और हमें तो अब तक $8 अरब, $10 अरब तक पहुंच जाना चाहिए था। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, बहुत सी रीजंस हैं उसके। उनमें से एक तो रीजन ये है कि जितनी इनकम हो रही है वो सब के सब डॉलर पाकिस्तान में लाए नहीं जाते, और उसमें उनकी अपनी एक मुश्किलात हैं या वो मसले हैं कि वो डॉलर ले आए तो वापस नहीं ले जा सकते, बाहर अगर ज़रूरत पड़े तो उनको बाहर नहीं भेज सकते। इसके लिए हुकूमत ने उसको अभी रिसेंटली
वो तो दी है एक सहूलत के, वो जी 50% अकाउंट जो है वो बाहर भेज सकेंगे, लेकिन अभी भी उनकी डिमांड है कि ज्यादा होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट की है एक्सेस, वो बड़े शहरों में तो अच्छी है, लेकिन बहुत सी दूसरी जगहों पे कोई 4G वगैरह जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। तीसरा, हमारे यहाँ शटडाउन्स हो जाते हैं कभी-कभी और इंटरनेट के, जिससे कि बहुत से खाली खास तौर पे फ्रीलांसर्स के जो कस्टमर्स हैं वो नाराज हो जाते हैं, या एक बिजनेस तो लूज होता ही है, कस्टमर भी लूज हो जाता है। जी उसके अलावा हमें और मार्केटिंग वगैरह में बहुत कुछ करना है, जिसके लिए एक कंसिस्टेंट इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस को, बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी, जिसकी मदद से ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। यानी इसमें हम वक्त 5 लगेगा। अरब डॉलर हम 5 अरब डॉलर तक जा सकते हैं साल के इख्तिताम पे आईटी एक्सपोर्ट को लेकर। सर, हम 15 अरब डॉलर तक भी जा सकते हैं, ऑफ कोर्स 2-3 सालों में, लेकिन जैसे मैंने कहा उसके लिए इंसेंटिव्स की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, ज्यादा लोगों को इस फील्ड में लाने की जरूरत है। हमारे यहाँ 20-25 हजार आईटी ग्रेजुएट हर साल पैदा होते हैं, निकलते हैं यूनिवर्सिटियों से, लेकिन उनमें जो एम्प्लॉयबल हैं वो हार्डली 10 से 20% होते हैं। तो उसमें इंसेंटिव आईटी एजुकेशन की इंसेंटिव तो हम नहीं इम्प्रूवमेंट की दे जरूरत सकते, है। इंसेंटिव तो हम नहीं दे सकते इफ्तिखार साहब। उसकी वजह यह है कि हम आईएमएफ के नहीं, प्लान में, और इंसेंटिव्स आईएमएफ तो मना करता है कि आप सब्सिडी इंसेंटिव्स की पॉलिसी नहीं को खत्म करें। किस तरीके से हम नहीं जी, फैसिलिटेट करें? इसमें बहुत बहुत और भी बहुत से इंसेंटिव्स हैं। जी मिसाल के तौर पे जैसे कि सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल, जहाँ पे लड़के लड़कियां जाके तो सॉफ्टवेयर का काम कर सकें, आईटी का काम कर सकें और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें वहाँ से, क्योंकि घरों में कई दफ़ा इंटरनेट की एक्सेस अच्छी नहीं होती, जी फाइबर ऑप्टिक्स वहाँ तक नहीं आए होते, मोबाइल पे वो एक्सेस नहीं मिल वो क्वालिटी नहीं मिलती। तो इस किस्म की सहूलियात, यानी एजुकेशन में उनको उनको नर्चरिंग में, उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट में, इस तरह के बहुत से इंसेंटिव्स या बहुत सी फैसिलिटेशन है जो कि हो सकती है। आपको नहीं लगता और कि सबसे बड़ी हमारे बात, हमारा क्वालिटी जो ऑफ सिलेबस एजुकेशन। है उसके अंदर हमने जी आईटी की जो एजुकेशन हो उसके अंदर हम ने जिद्दत नहीं लेकर आए? अभी तक हमने वही पुराना एक फार्मूला चलता आ रहा है, आईटी टेक्नोलॉजी को इस तरीके से पढ़े। अब तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हम लोग आप आईटी डिप्लोमास आप ठीक कर रहे के हैं। ऊपर काम कर रहे हैं, और इंडिया बांग्लादेश आईटी इंजीनियर के ऊपर काम कर रहा है। तो इतना बड़ा गैप क्यों है हमारे उनके सिलेबस में? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो आईटी एजुकेशन जो है नॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है, जी उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। दूसरा, जो आईटी की एजुकेशन है, जो कि आईटी ग्रेजुएट बनता है, जिसे बैचलर ऑफ साइंस इन जी आईटी कहते हैं, बीएसआईटी, जी उनमें बहुत ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की और नई जदीद चीज़ें मुतारफ़ कराने की। एंड थर्ड थिंग इज़ कि जो डिजिटल स्किल्स हैं, जी उसके लिए ज़रूरी नहीं कि ग्रेजुएट ही हो, डिजिटल स्किल्स भी बहुत से लोगों को सिखाने की ज़रूरत है, ताकि वो खुद से कमा सकें और अपनी सर्विसेज बेच सकें। जिसमें जो बहुत सी चीज़ें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगी है, इसलिए हाँ, हम पहले जो कि सिर्फ कंटेंट राइट करके फॉर एग्जांपल अर्न कर सकते थे, अब वो इतना आसान नहीं रहा। कंटेंट राइटिंग आपको चैट जीपीटी बड़ा अच्छा कर देता है। जी तो इसके लिए हायर लेवल पे लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और डिजिटल स्किल्स बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा तादाद में होने चाहिए, जो जो ट्रेन हो और जो अपनी स्किल को बेच भी सकें। अच्छा, बेचने के लिए इफ्तिखार भी जो साहब ये भी बताइए कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट करते हैं मोबाइल सेल फोन्स। अगर हम मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला अपनाएं और हम जी यहीं पर ही अपने मोबाइल मैन्युफैक्चर करें, जो कि हम कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से, उस तेजी से नहीं कर रहे, तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो सकता है। इस हवाले से क्यों नहीं हम इसको सर, तवज्जो दे पा रहे? हमारा इंपोर्ट बिल ऑलरेडी पिछले 3 सालों में कम हो रहा है, और हर साल कम हो रहा है। और ये इस वक्त तकरीबन 33 कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तान में मैंने अपने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर नहीं, लेकिन असेंबल एटलीस्ट कर रही हैं। और वो उनमें से कुछ को एक्सपोर्ट की भी अब रग़बत दी जा रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। जो मसला है वो ये है कि जो जितने भी फ़ोन बन रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी
वो फ़ोन हैं जो कि स्मार्टफ़ोन नहीं है, वो नॉर्मल फ़ोन है। जबकि हमें आईटी की डेवलपमेंट के लिए, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है, मिनिमम स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है। और वो स्मार्टफ़ोन जो है वो अभी भी बहुत महँगा है, और बहुत से लोगों के लिए वो एक बैरियर है इंटरनेट की दुनिया में आने के लिए। सो लोकल मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली तो हो रही है, और उसमें इंशाल्लाह डेप्थ भी बढ़ेगी, और हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो रहा है, लेकिन मेड इन लोकल पाकिस्तान, मैन्युफैक्चर ऑफ मेड इन स्मार्टफ़ोन्स की पाकिस्तान तरफ तवज्जो देनी का चाहिए। जो फार्मूला है वो हम कब अपनाएंगे कम्युनिकेशन सेक्टर में? जी, गुड न्यूज़ ये है कि हम ये जो पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं फ़ोन, या पार्टली मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं, ज़्यादातर ज़्यादा असेंबली है, उन पे यही लिखा होता है। अगर आप अभी कभी देखिए नए जितने भी आ रहे हैं, उस पे मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। अच्छा इफ्तिखार साहब ये बताएं कि अगर हम जैसे कि बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो हम मार्केट को उस तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहे जिस तरीके से बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे अपना काम करती हैं, अपना सर्विस देती हैं। तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे अपकमिंग गवर्नमेंट को कि कौन सी ऐसी अवेयरनेस पॉलिसी लेकर आए या कौन सी ऐसी स्कीम्स लेकर आए जिससे लोकल मैन्युफैक्चर, लोकलाइजेशन को इम्प्रूव किया जा सके? देखिए जी, लोकल मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, वो सब लोग सब के सब बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन जो है वो ज़ाहिर है पैसा कमाने के लिए बिजनेस करता है। जी। तो जितने भी हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको जितनी भी सहूलत मिलेगी या फैसिलिटेशन मिलेगी या Such that इंसेंटिव, which type of facility such that? जी, फॉर एग्जांपल एक अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया और बांग्लादेश में होता है, जी। जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज करती है एक्सपोर्ट को, क्योंकि वो डॉलर ला रहे होते हैं मुल्क में। तो वो हमारे यहाँ भी एक स्कीम है, उसको R&D अलाउंस कहा जाता है, लेकिन अभी तक वो किसी को मिला नहीं। वो देने की जरूरत है। उससे ये होगा कि हम ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बनाएंगे, बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी बनाएंगे, और कंपनियां तैयार हैं इस काम के लिए। जब उन्हें 3-4% एक मिलेगा उस पे बोनस, तो वो तो भाग के इसको अपनाएंगे। बांग्लादेश में 10% मिलता है, आप एक्सपोर्ट अगर करें तो। इंडिया में गालिबन 4% मिलता है। तो हमें भी इस तरफ जाना चाहिए। हमने अगर 4% नहीं तो 3% ही सही, लेकिन इस तरह की सहूलियात या फैसिलिटेशन करने की जरूरत है। अच्छा इफ्तिखार साहब ये भी बताइए कि हम लोग सॉफ्टवेयर के मैदान में इतने पीछे क्यों हैं? हम लोग मेड इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर अपने लिए नहीं बना पाया। हम दूसरे ममालिक के लिए हम मेड इन सॉफ्टवेयर बना देते हैं पाकिस्तान और उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ को नादरा ने अपने सॉफ्टवेयर दिए हैं, वो अपने वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं है सॉफ्टवेयर, ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास जो है वो पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस हवाले से अगर हम कोई काम क्यों नहीं कर पाते, वजह क्या है? जी, एक तो हमने स्टार्ट बहुत लेट किया। जी। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। हमारे लिए दूसरी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहीं। हमने एग्रीकल्चर की तरफ, एग्रीकल्चर एज़ सच तो नहीं, लेकिन टेक्सटाइल फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन प्रोडक्शन वगैरह, उस तरफ हमारी बहुत ज़्यादा रही तवज्जो, और सॉफ्टवेयर को हमने, बल्कि मैं कहूँगा जितनी भी इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स हैं, उसकी तरफ हमारी तवज्जो कम रही शुरू में। बाद में हमें बहुत बाद में ख्याल आया कि ये तो वर्ल्ड इज नाउ चेंजिंग। जी। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बड़ा एक उसकी उसकी प्रोटेक्शन का फुकदान है। तो सॉफ्टवेयर जब शुरू में लोगों ने बनाना शुरू किया, बल्कि अब तक हो रहा है किसी हद तक, कि वो लोग सॉफ्टवेयर को बजाय खरीदने के वो कॉपी करना पसंद करते हैं। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर अगर किसी मुझे चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अच्छा कोई पायरेटेड कॉपी मिल जाए। जी। खुशकिस्मती से ये अब कम हो रहा है, सॉफ्टवेयर भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए लेकिन हैं, मार्केट उनको में अभी इतना भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बड़ी बहुतायत से फरोख्त पर हैं, तो जी, इसकी रोकथाम के लिए बिल्कुल। आप लोग क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए, कौन से इकदाम लेने जी, चाहिए? जी, उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक बाकायदा पूरा निज़ाम मौजूद है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। उसको बड़े स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए, ताकि लोग जो जो इतनी मेहनत करके कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो बाहर तो भेज सकते हैं, वहाँ तो कॉपी नहीं होता, क्योंकि लेकिन मुल्क में बेचें तो कॉपी हो जाता है। एक कस्टमर के बाद दूसरे कस्टमर को शायद बेचने की नौबत नहीं आती। जी। तो वो फिर ये दैट एक्ट्स एज ए डिटरेंट। जी इफ्तिखार साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, जी, आ रही है, अब आ रही है। बीच अच्छा में बंद हो गई थी। इफ्तिखार या साहब आखिर में मुझे ये बता दें
कि हम अपनी आईटी एक्सपोर्ट को 10 अरब डॉलर तक भी लेके जा सकते हैं, 15 अरब डॉलर तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस वक्त ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो हम 3-3.5 अरब डॉलर पे खड़े हैं और हमारा फोकस है कि हम 5 अरब डॉलर तक लेके जाएं। तो आप समझते हैं कि हम 5 अरब डॉलर का टारगेट अचीव कर लेंगे? क्योंकि अभी तक हमने आईटी पार्क्स पे उस तरीके से काम नहीं किया, आईटी अवेयरनेस के हवाले से काम नहीं किया, फ्रीलांसर्स को हमने उस तरीके से फैसिलिटी नहीं किया जिस तरीके से हमें करना चाहिए, और फिर इसकी आड़ में हमने मनी लॉन्ड्रिंग भी हम देख रहे हैं। तो किस तरीके से हम मैनेज करेंगे और अपनी एक्सपोर्ट को 5 अरब डॉलर तक लेके जाएंगे? जी, ये सब चीजें जो मैंने पहले भी अर्ज की और आपने भी बिल्कुल ठीक फरमाया, ये जो चीजें आपने कही ये सब होने वाली हैं, करने वाली हैं। हम जितने जल्दी ये कर पाएंगे उतनी जल्दी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जैसे मैंने कहा पहले, अगर इस वक्त 3.5 अगर बिलियन डॉलर पे हमारी खड़ी है एक्सपोर्ट्स, इसका मतलब है कि हम एटलीस्ट 7 बिलियन की कमाई कर रहे हैं, क्योंकि एक रफ से अंदाजे के मुताबिक आधे डॉलर मुल्क में आते हैं। कुछ लोगों का तो ख्याल है आधे भी नहीं आते, लेकिन चले तो इसका मतलब 7 बिलियन तो ऑलरेडी है, अगर 3.5 ऑफिशियली शो हो रहा है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे जब ने कहा, कुछ फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, कुछ एनेबलमेंट की ज़रूरत है, आईटी एजुकेशन पे जोर देने की ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कवानीन पे अमल दरामद की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर पार्क्स की ज़रूरत है, इंटरनेट की बहुत ही उसको बेहतरी की ज़रूरत है। इंटरनेट जो है हमारे मुल्क में वो सिर्फ मोबाइल है, बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा मोबाइल ही है। हमें उसमें ऑप्टिक फाइबर पेनिट्रेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे से गाँव, छोटे छोटे से शहर चले, गाँव नहीं तो वहाँ पे ऑप्टिक फाइबर जब तक नहीं पहुँचेगा, वो इंटरनेट की वो क्वालिटी नहीं आएगी, इवन मोबाइल में नहीं आएगी, क्योंकि टावर भी फाइबर से कनेक्ट जब तक नहीं होता उसमें वो क्वालिटी नहीं आती। और जब क्वालिटी नहीं आती तो आप बाहर से उस लेवल की कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते कि आप एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए हमें फाइबर ऑप्टिक्स की पेनिट्रेशन बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान में फाइबर ऑप्टिक गालिबन 13% टावर्स हैं जो कनेक्टेड हैं फाइबर से पाकिस्तान में। इंडिया में 30% टावर्स कनेक्टेड हैं, मलेशिया में 50% हैं। तो वो हमें इस तरफ भी, इंटरनेट की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को ल्योर करने की ज़रूरत है कि वो आएं। SIFC इस हवाले से काफ़ी मुताबिक तो है, आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तो ला रहा है, SIFC कोशिश तो कर रहा है। जी, अब तो इस वक्त तो हालत ये है कि आप देखें, आपने रिसेंटली सुना ही होगा, एक बड़ा प्लेयर मोबाइल का यूरोपियन वो छोड़ के जा रहा है। जी बिल्कुल। तो आने की बात तो बाद में, वो तो इस वक्त तो लोग जा भी रहे हैं, लोग जा रहे हैं यहाँ से, वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हडल्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। एक दिन अगर नेट बंद होता है तो कितना नुकसान होता है हमारी मईशत को? जी, ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, इधर इस्लामाबाद में, इन्होंने एक स्टडी की है और इनके ख्याल में, इनके हिसाब से 1.3 बिलियन रुपीस का लॉस होता है इकोनॉमी को। 1.3 बिलियन डायरेक्ट लॉसेस की बात कर रहे हैं, लॉस होता है डायरेक्ट। बहुत शुक्रिया उसके अलावा परवेज इफ्तिखार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो ग्राउंड पे हर्डल्स हैं उनको कम करना होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो तो मुस्तकबिल की बात है, लेकिन जो यहाँ से जा रही है उसको रोकें और उसको फैसिलिटेट करें। और अगर इंटरनेट बंद होता है तो फ्रीलांसर्स का काम भी डिस्टर्ब होता है, जो अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करते हैं वो फिर फ्रीलांसर से मुंह मोड़ लेते हैं और इससे फिर इनडायरेक्टली हमारी मईशत को भी नुकसान होता है। तो आने वाले दिनों में अगर आईटी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है तो ऑब्वियसली आईटी एक्सपोर्ट को आसान करना पड़ेगा, उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम 5 बिलियन यानी 5 अरब डॉलर तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। या वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको मैंने प्रोग्राम के आगाज में ये खुशखबरी सुनाई थी और वो ये थी कि कराची के आज़मीन हज के लिए एक बड़ी खबर है। सऊदी हुकाम 26 फरवरी को कराची पहुंचेंगे और इस हवाले से एक मंसूबा शुरू हो रहा है, रोड टू मक्का। और इस मंसूबे के तहत जो एहलियार कराची से आज़मीन हज जद्दा जाएंगे तो उनको इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी और ये सहूलत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहले से ही मौजूद है, अब कराची में शुरू हो जाएगी। तो इसी हवाले से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे और इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सैफुल्लाह खान, तर्जुमान है सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सैफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सैफ साहब, क्या मंसूबा है, क्या डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा बता दें। ये खुशखबरी है और बड़ी सहूलत है एहलियार कराची के लिए, क्या है, क्या पेशरफ्त होने वाली है?
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, रोड टू मक्का इस प्रोजेक्ट का नाम है। ये सऊदी हुकूमत का एक इनिशिएटिव है जो कि 2019 में शुरू किया गया था उनकी हुकूमत की जानिब से, जिसमें 4 ममालिक और भी हैं पाकिस्तान के अलावा। तो जिन ममालिक से आज़मीन हज सऊदी अरेबिया आ रहे होते हैं, जी। तो उनकी जो इमिग्रेशन फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज़ हैं, बायोमेट्रिक्स हैं, और दूसरी जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो उनके सऊदी अरब पहुँचने से पहले ही आज़मीन हज की जो है वो उनके मुल्क में ही हो जाती है, और जब वो उतरते हैं सऊदी अरेबिया में तो बगैर किसी रुकावट के फ़ौरन ही वहाँ से वो अपनी होटल वगैरह जा सकते हैं। अच्छा सैफ साहब, एक टीम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसका कभी दौरा जो है वो हो रहा है, और वो भी ऑडिट कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या पेश रफ्त है? जी देखिए, वो बिल्कुल 29 तारीख तक यहीं पर हैं, और कराची में बेसिकली वो एयरपोर्ट का वो दौरा है। जी। सिविल एविएशन हेडक्वार्टर्स भी वो आए थे, जिसमें वो एयरपोर्ट्स पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स काम करने वाले हैं, उनको सिक्योरिटी के ज़ाविये से जो भी मामलात हैं उनका वो जायज़ा लेते हैं। और एयरलाइंस हैं, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज़ हैं, और ओवरऑल जो सिक्योरिटी है एयरपोर्ट की, उसके तमाम वो उसका जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका जायज़ा लेते हैं, जो इकाओ के जो एनेक्स 14 और 9 है उसके मुताबिकत उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको वो मीट करती हैं कि नहीं। तो उनकी ये रिपोर्ट जब वो बनाएंगे फाइनलाइज करके, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? क्या हमारा और बरतानिया का जो रूट बंद हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, या मजीद इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारे मुल्क में बआसानी आ सकेंगी? देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आईक्यू जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो ममालिक हैं उनको असिस्टेंस फराहम करता है, और अगर कहीं पे वो डेफिशिएंसीज अगर पाई जाती हैं तो उसमें एक ये म्यूचुअली एक प्रोग्राम होता है जिसमें वो असिस्ट करते हैं कि उनको मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। ये एक टू वे प्रोसेस है, जिसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये इंतहाई मस्बत डायरेक्शन की तरफ गामज़न है, और इसके बाद इंशाल्लाह, जैसा कि आपने कहा, ये एक और कदम होगा इसके बाद कि हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो यूरोप, अमेरिका और बरतानिया वगैरह जा सकेंगी। उसकी जानिब एक कदम है। वैसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, कब तक हमारा जो फ्लाइट शेड्यूल है वो ऑन हो जाएगा? देखिए, इसमें कोई हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। जैसे कि मैंने कहा कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं वो मस्बत की तरफ, डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। जो रोड टू मक्का के सिलसिले में जो वफ़द कराची का दौरा करेगा, उसका मकसद ये है कि वो जो उनको स्पेस कराची एयरपोर्ट पे दी जाएगी, वो उसका सर्वे करेंगे, और जो भी ओहदेदारान हैं, जो एयरपोर्ट की एजेंसीज़ जो जी। काम करते, जैसे इमिग्रेशन है, जैसे एफआईए, कस्टम्स हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ये इनके साथ जो हैं, और एयरपोर्ट मैनेजमेंट जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी की, इसके साथ वो मुलाकातें करेंगे ताकि इस चीज़ को एक हतमी शक्ल वो दे दें। बहुत शुक्रिया सैफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान से बराह रास्त बरतानिया हमारी परवाज़ें अगर ऑपरेट होती हैं दोबारा से, तो इससे यकीनन हमारी जो एक इंटरनेशनल इमेज है उसको बहुत तक़वियत मिलेगी। और जाहिर सी बात है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के विज़िट हो रहे हैं पाकिस्तान, और वो जायज़ा ले रही है सिक्योरिटी का, तो ये उसकी एक कड़ी है, और ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है और होना भी चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों में ऑब्वियसली अगर मज़ीद इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान में आती हैं, अपना कारोबार करती हैं, तो उससे हमारा इंटरनेशनल इमेज भी बेहतर होगा, रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे, और इसके मुस्बत असरात हमारी मईशत पर भी मुरतब होंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।